हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम जो लेसन देखने वाले हैं वो है तरंग प्रकाश की हमारा लेसन है। और इसमें आज एक हम ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार जो है नंबर लगा के पूछे गए हैं। जैसे कि आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। साथ में इसके साथ और पूछा गया है, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2016, 2017, 2019, 2022 में लगातार जो है पूछा गया है। और फिर जो है इसी क्वेश्चन को जो है एक दूसरे टाइप से पूछा गया है, किसी पतली झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया, जैसे 2016, 17, 18, 22, 23, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। कंप्लीट जानने वाले हैं इस वीडियो में, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रकाश का विवर्तन होता क्या है, सबसे पहले हम प्रकाश के विवर्तन को देख लेते हैं। तो प्रकाश के विवर्तन में जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जा रही है और सामने कुछ अवरोध लगा, यानी जैसे प्रकाश की किरण ढेर सारी जा रही है, तो ढेर सारी प्रकाश की किरण जब जाती है तो पता चला कि कुछ अवरोध लगा दिया जाए और केवल थोड़े से ही प्रकाश गुजरे। तो वहां पे बात हो रही है कि जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्रम का हो आपतित होता है, तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश ऋजु रेखीय संचरण से विचलित होकर मुड़ जाता है। यानी प्रकाश जो है ऋजु रेखीय संचरण से विचलित होकर मुड़ जाता है। जिस स्थान पर ज्यामितीय छाया बननी चाहिए थी वहां भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे प्रकाश की किरण जा रहा है, आपने आगे अवरोध लगा दिया, कुछ प्रकाश रोक दिया है, तो रोकने के बावजूद जब प्रकाश उस बीच वाले रास्ते से गुजरता है तो आगे जा करके जितने पे अवरोध लगा होता है वहां पर भी उसके पीछे भी जो है कुछ प्रकाश जो है दिखाई देता है। तो वही कहने का मतलब है कि विचलित होकर मुड़ जाता है और जिस स्थान पर ज्यामितीय छाया बननी चाहिए थी, यानी जहां पर उसकी ज्यामितीय छाया बनना चाहिए था, वहां भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बात समझ में आई नहीं? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी कमरे में लाइट अगर जल रही हो, कमरे के बाहर अगर दरवाजे के बाहर अगर देखा जाए तो बाहर भी जो है आपको कुछ न कुछ छाया जो है, कुछ न कुछ उजाला जो है, काफी उजाला दिखाई देता है। जैसे बगल वाला कमरे में अगर लाइट ना जल रही हो और किसी बगल वाले कमरे में लाइट जल रही हो दूसरे वाले, तो लाइट जलने के प्रभाव से अगर थोड़ा सा भी उसका वो देखा जाए तो बगल वाले कमरे में, उसके पूरे कमरे में जो है उजाला जो है एहसास होता है। तो वही कहा गया कि अगर प्रकाश की किरण वहां ना जा पा रही हो, कोई अवरोध लगा हो रास्ते में, फिर भी जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि कुछ न कुछ जो है प्रकाश की किरण जो है बगल वाले, यानी बगल जो है जहां पर अंधेरा होना चाहिए वहां पर भी कुछ प्रकाश की किरण जो है दिखाई देती है। समझ में आ गया? क्या लिखा है? कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। द्वारक के किनारों पर प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना, यानी पीछे जहां पर प्रकाश ना होना चाहिए वहां पर भी प्रकाश पहुंचना, मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन दो घटनाओं से प्रदर्शित होता है। ये जो प्रकाश का विवर्तन है ये दो घटनाएं के कारण हो सकता है। पहला है ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना, यानी जैसे ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश वहां नहीं जा सकता था लेकिन किसी न किसी का कारण जो है वहां प्रकाश पहुंच जाता है, इसके लिए वो उजाला हो जाता है। तो ये कह रहे ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि एक समान प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक समान प्रदीप्त क्षेत्र होता है जिसके कारण वहां जाकर के फ्रिंज बन जाते हैं, तो फ्रिंजों के बनने के कारण भी जो है ऐसा जो है प्रकाश का विवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? प्रकाश का विवर्तन क्या होता है फिर से देख लो। जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्रम का हो आपतित होता है, तो अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश ऋज रेखीय संचरण से विचलित होकर मुड़ जाता है। यानी ऋज रेखीय जो संचलित हो रहा होता है
उसके अलावा भी वह मुड़ जाता है। जिस स्थान पर ज्यामितीय छाया बननी चाहिए थी, यानी जहां पर अंधेरा होना चाहिए था, ज्यामितीय छाया बननी चाहिए थी, वहां भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन दो घटनाओं से प्रदर्शित होता है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना, पहला तो ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना, और दूसरा एक समान प्रतिदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना। तो ये दो कारण हो सकते हैं प्रकाश के विवर्तन के लिए। तो ये तो था प्रकाश का विवर्तन। अब हम देखेंगे एक पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन, यानी एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन किस प्रकार होता है, तो देखो इसको हमने डायग्राम में बनाया हुआ है। इसको लिखना कैसे है, लिखने के लिए एक बिंदु S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यानी ये जो यहाँ पर जो एक बिंदु दिख रहा है, ये S जो है एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है, पहले ये लिखना है। फिर यह लेंस L1 के प्रथम फोकस पर रखा है, यानी ये जो एक वर्णी बिंदु जो प्रकाश का स्रोत है, ये देखो ये L1 क्या है, लेंस है, ठीक है। तो L1 के प्रथम फोकस पर रखा गया है। आगे कहा गया अतः S1 से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात एक समांतर किरण पुंज के रूप में निकलती है, यानी जो S1 है, यस है, यहाँ से जो किरणें चलती है L1 से ये आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात जो है एक समांतर किरण के रूप में जो है, किरण पुंज के रूप में जो है आगे बढ़ती है, यानी यहाँ आती है भाई, यहाँ से आकर के लेंस पे टकराएंगी, तो यहाँ से आने में 3 किरण होगी और तीनों जो है फिर जब इससे टकराएंगी तो सीधी होकर के समांतर होकर के आगे की ओर बढ़ती है। समांतर किरण का यह पुंज एक समतल तरंगार W' का निर्माण करता है, यानी यह समांतर किरण पुंज जब सामने आगे बढ़ती है तो एक समांतर तरंगार W' का निर्माण करता है, यानी एक तरंगार बनाता है जो समांतर तरंगार का निर्माण करता है, जिसे W' बोला गया है। इस लेंस L1 के सामने एक लंबी संकीर्ण स्लिट AB रखी है, यानी ये जो लेंस L1 है इसके सामने एक स्लिट AB, A और B देख रहे हो, ये स्लिट रखी गई है। स्लिट का काम है कि इसके बीच में जगह रहती है, बाकी किनारे सब रोक रखते हैं, ठीक है। तो एक स्लिट AB रखी रहती है जिस पर यह समतल तरंगार आपतित होता है, यानी यह समतल तरंगार W' होता है, ये इस पर आपतित होता है। जैसे S1 से किरण आपतित होती है लेंस पर, तो ऐसे अब ये तरंगाग्र यहाँ बनेगा, तो तरंगाग्र जो होता है अब यहाँ से इस संकीर्ण के लिए जो है किरण जो है आपतित करता है। स्लिट की चौड़ाई E है, यानी अगर इस स्लिट की चौड़ाई देखें कितना जगह है स्लिट में, तो वो E जगह है, यानी जगह की चौड़ाई को E बताया गया, ठीक है। अब E कितना है वो अलग की बात है, यानी E माना गया है। तो स्लिट की चौड़ाई जो है वो E है। जैसे ही यह तरंगाग्र स्लिट पर आपतित होता है, यानी ये तरंगाग्र W' जैसे ही स्लिट पर आपतित होता है तो हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतानुसार आप जानते हैं कि जब एक तरंगाग्र दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करता है तो यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसी के लिए कहा गया संबंधित द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतानुसार, यानी द्वितीयक तरंग के सिद्धांतानुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए तरंग उत्पाद स्रोत का कार्य करता है, यानी ये जो तरंगाग्र है इसका प्रत्येक बिंदु जो होता है ये दूसरे तरंगिकाओं के लिए जो है ये बिंदु स्रोत का कार्य करता है। जैसे अब यहाँ से जो तरंगाग्र से जो किरणें जाएंगी वो दूसरे तरंगाग्र के लिए बिंदु स्रोत का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर प्रथम किरणें उत्पन्न हुई तो यहाँ पर इसके लिए प्रथम तरंगाग्र के लिए ये बिंदु स्रोत का कार्य किया, ऐसे द्वितीयक तरंगाग्र के लिए ये W' जो होता है बिंदु स्रोत का कार्य करता है और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है, यानी W से W' से ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो है निकलना स्टार्ट हो जाती है। इन विवर्तित किरणों को लेंस L2 द्वारा पर्दे Y' पर फोकस कर लिया जाता है, यानी यहाँ W' से जो किरणें निकलती है अब ये द्वितीयक के लिए तरंगाग्र की बिंदु स्रोत होती है और यहाँ से ये लेंस L2 लगा रखे रहते हैं। इन सभी किरणों को लेंस L2 पर जो है आपतित कर लिया जाता है, यानी एक भी किरण भागने न पाए। इस L2 पर जो है देखो जितनी भी तरंगिकाएं देखो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, यहाँ भी 2 हो रही है, ये भी 2 हो रही है, ये सब जो है लेंस L2 पर जो है आपतित कर ली जाती है। इन विवर्तित किरणों को लेंस L2 द्वारा
पर्दे वाई वाई डैश पर फोकस कर लिया जाता है, यानी सभी किरणों को एक पर्दा वाई वाई डैश होता है जिस पर इस लेंस द्वारा जो है इस पर्दे पर जो है स्लिट से एक नियत कोण पर विवर्तित सभी किरणें पर्दे के एक बिंदु पर फोकस होती है। इस प्रकार पर्दे पर विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है, यानी जो यहाँ से स्लिट से जो भी किरणें जाती हैं लेंस द्वारा इस पर्दे पर जो है फोकसित कर लिया जाता है और जिससे जो है पर्दे पर जो है विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं P और P0 जो है विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है। समझ में आ गया? नहीं कुछ नहीं है, सीधा सीधा आप बताइए। एक हमारा एक वर्णी बिंदु स्रोत यस है जहां से जो प्रकाश की किरणें जो है उत्पन्न होती है और इसके ठीक सामने जो है एक L1 जो है लेंस लगा हुआ होता है जहां पर ये सभी किरणों को आपतित कर ली जाती है और फिर अपवर्तन के पश्चात ये सामने W डैश जो है तरंगाग्र का निर्माण करती है और यह तरंगाग्र जो होता है दूसरे तरंगाग्र के लिए बिंदु स्रोत का कार्य करता है और इसके ठीक सामने AB जो होता है एक स्लिट लगा होता है। AB की चौड़ाई अगर देखा जाए तो E होता है, इस मान E होता है। अब यहाँ से जो W डैश से तरंगाग्र से समतल तरंगाग्र ये होता है, समतल तरंगाग्र से द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए जो है ये बिंदु स्रोत का कार्य करता है और इस स्लिट के ठीक सामने L2 जो है एक लेंस लगा होता है। L2 लेंस पर ये सभी बिंदु स्रोत से जो भी तरंगिकाएं निकलती हैं इन तरंगिकाओं को फोकसित अपवर्तित कर लिया जाता है और अपवर्तन के पश्चात एक पर्दा वाई वाई डैश होता है। इस पर्दे पर जो है इन सभी किरणों को जो है फोकसित कर लिया जाता है जिस पर जो है विवर्तन का प्रारूप पर्दे पर P और P0 जो है प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं? बस यही आपको दिखाना है, इसी को जो है अपनी भाषा में जो है लिख देना। तो समझ में आ गया होगा कि एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन किस प्रकार जो है किया जाता है। देखो बच्चों, अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में जो तरंगिकाएं शून्य अथवा थीटा कोण पर विवर्तित होकर पर्दे के केंद्रीय बिंदु P0 पर अध्यारोपित होती है, यानी ऐसी तरंगिकाएं जो थीटा कोण आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये थीटा कोण बन रहा है, एक थीटा कोण यहाँ बन रहा है और यहाँ थीटा कोण, और जो थीटा कोण बनता है इस थीटा कोण को हम शून्य मान सकते हैं, यानी इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो वही कहा गया जो तरंगिकाएं शून्य अथवा थीटा कोण पर विवर्तित होकर पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर P0 पर, यानी ये केंद्रीय बिंदु आपका ये P0 है, पर्दे पर P0 पर जो है केंद्रित होती है, वे सभी समान कला में होती है। यानी वो कैसी होती है? वो समान कला में होती है और उनके बीच कलांतर शून्य होता है और इनके बीच अगर कलांतर की बात करें तो शून्य होता है। इसलिए P0 पर एक दीप्त फ्रिंज बैंड बनता है, यानी इसी P0 पर अगर देखा जाए तो एक दीप्त फ्रिंज या फ्रिंज, इसी को बैंड के नाम से जाना जाता है, वो जो है बनता है। यह दीप्त चौड़ी पट्टी होती है, यानी जो दीप्त फ्रिंज बनता है यह एक चौड़ी पट्टी होती है। यह केंद्रीय दीप्त के दोनों ओर घटती हुई तीव्रता के अदीप्त व दीप्त बैंड एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं। यानी ये जो दीप्त बैंड होता है इसके दोनों ओर घटते हुए क्रम में आप देख रहे हैं, ये जो है मुख्य उच्चिष्ट होता है, ये दीप्त बैंड होता है, इसके दोनों ओर इधर भी आप देख लीजिए और इधर भी देख लीजिए, दोनों ओर घटते हुए क्रम में जो है अदीप्त व दीप्त बैंड एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं। दीप्त और अदीप्त जो है एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं। इस प्रारूप को विवर्तन प्रारूप कहते हैं, यानी इस प्रकार से घटना जो होता है वो जो है विवर्तन प्रारूप कहलाता है। आप देख रहे हैं इधर भी घट रहा है, इधर भी घट रहा है, इसे विवर्तन प्रारूप कहा जाता है। रेखा छिद्र जितना कम चौड़ा होता है, यानी ये जो रेखा छिद्र होता है यहाँ का, ये रेखा छिद्र जितना कम चौड़ा होता है उसका विवर्तन प्रारूप उतना ही अधिक फैला होता है। यानी जब ये रेखा छिद्र जो होता है जितने कम होता है इसका जो विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है उतने ज्यादा चौड़ा जो है प्राप्त होता है, जिससे केंद्रीय बैंड अधिक चौड़ा प्राप्त होता है। और इसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि ये जो केंद्रीय बैंड बनता है ये ज्यादा चौड़ाई में प्राप्त होता है। अब अगर बात विवर्तन प्रारूप P0 पर, यानी जो P0 होता है विवर्तन प्रारूप P0 पर बना दीप्त बैंड केंद्रीय उच्चिष्ट अथवा मुख्य उच्चिष्ट कहलाता है। यानी यहाँ पर जो विवर्तन प्राप्त होता है इसे केंद्रीय उच्चिष्ट अथवा जो है मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। इसी को केंद्रीय उच्चिष्ट अथवा मुख्य उच्चिष्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 पर ये जो बना है ये मुख्य उच्चिष्ट इसी को कहा जाता है या इसी को केंद्रीय उच्चिष्ट के नाम से जानते हैं।
और इसके दोनों ओर घटती हुई तीव्रता आप देख रहे हैं, इधर भी घट रहा है और इधर भी घट रहा है। इसके दोनों ओर घटती तीव्रता के दीप्त बैंड गौड़ उच्छिष्ट कहलाते हैं। भाई इसके बाद घटती हुई तीव्रता होती है उसे गौड़ उच्छिष्ट, आप देख रहे हैं, इसको जो है गौड़ उच्छिष्ट कहा जाता है। दो क्रमागत दीप्त बैंडों के बीच अदीप्त बैंड निम्निष्ट कहलाते हैं। दो क्रमागत दीप्त बैंडों के बीच यानी दो क्रमागत दीप्त बैंडों के बीच अदीप्त बैंड यानी जो अदीप्त बैंड होता है उसे हम निम्निष्ट कहते हैं। आप देख रहे हैं कि दो क्रमागत के बीच जो है एक अदीप्त बैंड होता है जिसे निम्निष्ट के नाम से बोला जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? ये जो यहाँ पर P बना हुआ है इसी का ये जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से इसमें जो है प्रारूप जो है प्राप्त होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो माना पथांतर बीजी, देखो यहाँ पर ये B और G, ये B बिंदु और G बिंदु, इसे पथांतर बोलते हैं। तो यहाँ B और G देखिए, यहाँ पर ये थीटा कोण देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थीटा कोण है, यहाँ पर थीटा बनाया गया है, यहाँ पर थीटा, और इनके बीच जो कोण बनता है ना के बराबर मान लीजिए 0 होता है। ऐसे ही एक कोण यहाँ पर बनाया गया है तो इसे हम G, एक यहाँ पर जो रेखा खींची गई है इसे G माना गया बिंदु। तो ये BG की अगर हम बात करें तो BG बराबर लेमडा, यानी ये दूरी होती है वो लेमडा, इसको माना गया है, BG को लेमडा माना गया है। तो जहां लेमडा, अब ये लेमडा है क्या, यानी ये B और G क्या है, तो कहा गया जहां लेमडा प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। लेमडा क्या है? प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। BG बराबर AB साइन थीटा। अब अगर हम BG की वैल्यू निकाले तो अब इस थीटा कोण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आएगा AB साइन थीटा। भाई A और B आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, इतना तो मालूम है ना। तो लंब हमारा BG हो जाएगा और कर्ण जो होगा AB हो जाएगा। तो अगर आप BG निकालोगे, भाई BG निकालोगे तो AB साइन थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको थीटा अगर आप मानते हैं तो साइन थीटा बराबर BG अपान AB होगा। भाई BG यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और AB जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो ये हमारा BG बराबर अगर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, AB साइन थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है BG बराबर AB साइन थीटा, और आप जानते हैं ये जो AB की दूरी है उसे E माना गया है। तो यहाँ पर E ले लेंगे, E साइन थीटा। तो E साइन थीटा बराबर अगर देखा जाए तो प्लस माइनस m लेमडा होगा। क्या होगा? प्लस माइनस m लेमडा इसे हो माना जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये यम क्या है? भाई यम जो होता है 1 2 3, यानी कितनी रेखाएं चल रही हैं प्रकाश की, इसको देखा गया है। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर थीटा, मतलब अगर साइन थीटा को थीटा मान लिया जाए, नहीं जो साइन थीटा है भाई कोण बहुत कम होगा, तो थीटा को थीटा अगर माना जाए तो उपर्युक्त समीकरण 1 से इसी समीकरण में अगर देखा जाए तो ये हमारा भाई साइन थीटा की जगह थीटा मान लेंगे तो ई थीटा हो जाएगा और बराबर प्लस माइनस m लेमडा हो जाएगा। अब अगर थीटा बराबर देखा जाए तो ये हमारा यम तो रहेगा, ई निकल के नीचे आ जाएगा, तो यम ई लेमडा अपान ई हो जाएगा। ये समीकरण 3 बन जाएगा। अब अगर थीटा बराबर देखा जाए, अगर 0 ले लेते हैं तो 0 होगा, या प्लस माइनस लेमडा बाई ई होगा, या प्लस माइनस 2 लेमडा बाई ई हो सकता है, प्लस माइनस 3 लेमडा बाई ई होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये बीच वाला 0 हो जाएगा और यहाँ लेमडा बाई ई होगा, ये 2 लेमडा बाई ई हो जाएगा, अगला 3 लेमडा बाई ई होगा, 4 लेमडा बाई होगा। जितना इधर जाएंगे उतने इधर अगर देखेंगे तो ये माइनस में आपको देखने को मिलेगा। क्रम ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्रमशः मुख्य उच्छिष्ट तथा कर्मागत निम्निष्ठों की कोणीय स्थितियां हैं। यानी मुख्य उच्छिष्ट जो है 0 आपका है और धीरे धीरे ये निम्निष्ठों की जो है कोणीय स्थितियां आपको दर्शाती है। इसी हिसाब से गौड़ उच्छिष्टों की कोणीय स्थितियां की अगर हम बात करें, जो गौड़ उच्छिष्ट होते हैं इनकी कोणीय स्थितियां कौन सी होती है, तो थीटा बराबर प्लस माइनस 3 लेमडा बाई 2 ई हो जाएगा, या प्लस माइनस 5 लेमडा बाई 2 ई हो जाएगा। इस तरीके से आपको गौड़ स्थितियां जो है निम्निष्ठों की देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी, जो एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन जो आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में इसी में क्वेश्चन में पूछा गया है, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालिए। तो व्यंजक भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई के लिए व्यंजक, यानी इसका व्यंजक किस प्रकार मिलता है, तो देखिए बच्चों, केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ हो,
भाई केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर जो होते हैं वो प्रथम निम्निष्ठ होता है। दोनों किनारे जो होते हैं प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। आपको अभी अभी हमने बताया कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट ये ऊंचा वाला होता है, इसके बगल जो होते हैं दोनों साइड में, ये दोनों प्रथम निम्निष्ठ कहलाते हैं। और फिर इसके बाद जो है और भी निम्निष्ठ होते हैं। तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है इसके बगल वाले ये निम्निष्ठ जो है बोले जाते हैं। तो इसी की बात हो रही है। कहा गया कि निम्निष्ठों के बीच के कोणीय दूरी, यानी इन दोनों के बीच की जो कोणीय दूरी होती है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की जो है चौड़ाई कहा जाता है। समझ में आई? अब केंद्रीय उच्चिष्ट की अगर चौड़ाई देखा जाए तो भाई अब दोनों दो है तो दो थीटा कोण हम जो है लेंगे इसमें, तो थीटा प्लस थीटा जोड़ेंगे 2 थीटा हो जाएगा। अरे दो थीटा कोण अगर मान लीजिए बन रहे हैं तो दोनों थीटा को जोड़ लेंगे 2 थीटा हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2 और थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ई जो है हमने इससे पहले आपको बताए थे कि ये लैम्डा बाई ई होता है। ठीक, तो अब लैम्डा बाई इधर ई इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा। तो ये है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की बात। अब यदि लेंस L1 की फोकस दूरी f हो, मान लीजिए जो हमने लेंस L1 लिया है इसकी फोकस दूरी f हो जाए, जो क्षेत्र AB के समीप रखा हो, किसके समीप रखा हो? AB क्षेत्र के समीप रखा हो, तो इससे दूरस्थ पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। यानी जो पर्दे पर चौड़ाई प्राप्त होती है इसको इस प्रकार निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? sin थीटा बराबर x/f। आप जानते हैं भाई फोकस दूरी f हो गया, ये समीकरण 1 हमने बना लिया। अब जहां x केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ की रैखिक दूरी है, यानी x क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ की दूरी है, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ की ये जो दूरी है उसको जो है x जो है माना गया है। अब प्रथम निम्निष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो e sin थीटा बराबर लैम्डा से, हम कहां से लेंगे? e sin थीटा बराबर लैम्डा से निकालेंगे, जो हमने इससे पहले जो है बताए हैं। तो अब sin थीटा बराबर अगर देखा जाए तो e भाई यहाँ नीचे आ जाएगा, लैम्डा बाई ई हो जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कराने पर, यानी इन दोनों की तुलना कराएंगे, भाई sin थीटा ए बी है, sin थीटा ए बी है, तो इन दोनों को जब देखेंगे तो x अपान f बराबर लैम्डा अपान ई हो जाएगा। और ये इसी को ठीक करेंगे तो x की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी f लैम्डा अपान ई हो जाएगा। केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक जो चौड़ाई होती है भाई एक x इधर होगा और दूसरा x इधर होगा, तो इसीलिए कहा गया 2x। क्या कहा गया? 2x कहा गया। और जब 2x होगा तो 2 तो ये होगा, x की वैल्यू इतना है, तो यह f लैम्डा अपान ई जो है हमें प्राप्त होता है, जो कि केंद्रीय उच्चिष्ट की जो है रैखिक चौड़ाई हमें प्राप्त होता है। यही जो है उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक जो है होता है। तो समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ये 5 पूरे 5 नंबर में पूछा गया है, इसको एक बार 2 बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।